हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PW IIT जैम CSIR नेट। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला पर। तो चलिए आज हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 के कुछ कुछ कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। मतलब यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, यूनिट नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया था। यूनिट नंबर 1 था हमारा वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेस, यूनिट नंबर 2 था हमारा लीनियर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोगों ने मैट्रिक्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में इस कंसेप्ट को हम लोगों ने सीख लिया था। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो आज का लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम लोग स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कवर अप करने वाले हैं, जो है आप लोगों के पास रोटेशन, रिफ्लेक्शन और प्रोजेक्शन के ऊपर। रोटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी की सारी किस टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? ये सारी की सारी इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप हैं। इनफाइनाइट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ये टाइप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए आज की कंसेप्ट में हम आज की क्लास को हम यहाँ पर और आगे की ओर बढ़ाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन से कंसेप्ट हैं सर? हम लोग प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सर हम लोग रिफ्लेक्शन और रोटेशन के ऊपर डिस्कशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। रोटेशन को हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं पहले कौन सी आ रही है। पहले आ रही है प्रोजेक्शन टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये प्रोजेक्शन टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, आइए समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं यहाँ पर कि मान लो लेट V ओवर F बी एनी वेक्टर स्पेस, बी एनी वेक्टर स्पेस। ओके, ठीक है जी, हमने ये बोला कि ये मेरे पास वेक्टर स्पेस है एंड W1 एंड W2 आर द टू सबस्पेस। W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F। सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस V ओवर F के क्या है? वो हमारे पास सबस्पेस है। अब मेरे पास अगर यहाँ पर मैं ऐसे बोलूँ कि V जो है वो डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 के डायरेक्ट सम में लिखा जा रहा है, दैट इज W1 प्लस W2 के डायरेक्ट सम में अगर लिखा जा रहा है, तो डायरेक्ट सम में हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती है? V जो है W1 प्लस W2 के लीनियर सम में होना चाहिए और W1 इंटरसेक्शन W2 में मेरे पास क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली जीरो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। ओनली एंड ओनली जीरो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए। ओके, डन। अब अगर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँ कि मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, देखना, टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V ओवर F टू V ओवर F। ओके सर, ये हमारे पास V ओवर F टू V ओवर F एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पर लेता हूँ V टाइप का, V के ऊपर अगर मैंने T ऑफ V यहाँ पर अप्लाई करा तो वो क्या होना चाहिए? V कैन बी रिटन एज द लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। यस और नो? यस सर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? लीनियर सम ऑफ W1 प्लस W2। तो मेरे पास अगर ये आंसर यहाँ पर W1 आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन ऑफ W1 अलॉन्ग W2। प्रोजेक्शन ऑफ W1 अलॉन्ग W2 हम इसका नेम यहाँ पर देते हैं। ठीक है, डन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? T इज अ प्रोजेक्शन ऑन, T इज प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन W1 अलॉन्ग W2। मेरे पास वो क्या है? अलॉन्ग W1, सॉरी, ऑन W1 अलॉन्ग W2। अच्छा, अगर मेरे को मैं ऐसा लिखूं, देखना एक मिनट के लिए, दैट इज T ऑफ V विच इज इक्वल टू द T ऑफ W1 प्लस W2। मेरे पास अगर आंसर आ जाए यहाँ पर W2, तो ये क्या हो जाएगा? T जो है वो मेरे पास प्रोजेक्शन हो जाएगी ऑन W2 अलॉन्ग W1। जो यहाँ पर आता है ना, जो यहाँ पर आता है उसके अलॉन्ग होती है, उसके ऑन होती, उस पर होती है, ऑन W1। ये क्या है? ऑन W2 अलॉन्ग W1। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डन। तो सर ये हमारे पास प्रोजेक्शन की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के ऊपर। अब ये ऑर्थोगोनल क्या है? ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर जो T मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ली थी, T ऑफ V विच इज इक्वल टू द T ऑफ W1
प्लस W2 टाइप में मैंने ये वैल्यू ली थी, मेरे पास आंसर कितना आ रहा था W1। तो ये क्या थी हमारे पास, ये सर ये प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी ऑन W1 अलोंग W2, ये था हमारे पास। यस और नो? अब अगर मैं इसी के ऊपर कुछ इस तरीके से बात बोलूं कि दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है हमारे पास, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन W1 along W2 if the inner product space of W1 comma W2 will be equal to। सर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन मैं अगर सीधी सीधी बात बोलूँ आप लोगों को कि अगर मैं ऐसा बोलूँ, सपोज करो कि W1 जो है वो हमारे पास यहाँ पर स्पैन किससे कर रहा है, सपोज करो वो 1,1 से स्पैन कर रहा है, और W2 जो है वो हमारे पास स्पैन किससे कर रहा है, वो हमारे पास 0,1 से स्पैन कर रहा है, वो हमारे पास 0,1 से। एक को ले लो 1,0, एक को ले लो 0,1। अब ध्यान से देखो एक मिनट के लिए, सर 1,0 और 0,1 का मुझे अगर इनर प्रोडक्ट लेना, बेसिकली इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट ऑफ टू सब स्पेसिस। लेकिन मैं अगर आप लोगों को सीधी सीधी सरल भाषा में बात बोलूं, 1 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, डन। तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, दैट इज़ 1। ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये 0, ये 0, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया है। इस टाइप में W1 एंड W2 जो है वो हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑर्थोगोनल। क्लियर है टर्म यहाँ तक? बढ़ूँ आगे, पक्का। अब कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस, ओके, हम इनको यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नाम भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री नाम भी बोलते हैं। ऑर्थोगोनल तो लिख दिया, इसका एक और नेम होता है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। इसका एक और नेम यहाँ पर होता है जब हम हमारा इनर प्रोडक्ट अगर हमारे पास 0 हो जाता है, यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं, जब हमारे पास उसका इनर प्रोडक्ट 0 हो जाता है यहाँ पर लेके, तो इस टाइप की सबस्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस। क्या बोलते हैं हम इसको यहाँ पर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस का नेम हम यहाँ पर देते हैं। चलो जी, अब हाँ, हम ये बात पढ़ रहे थे यहाँ पर कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस इज नीड नॉट टू बी यूनिक, बट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस इज ऑलवेज यूनिक। वो हमारे पास ऑलवेज यूनिक है, क्यों? रीजन, इसका रीजन कमेंट सेक्शन पे लिख देना वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो रीजन है। रीजन आप लोगों के पास है, अगर ये मेरे पास प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोजेक्शन ऑन W1 अलॉन्ग W2, तो इसके पीछे का एक और रीजन है कि V जो है W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर V जो है W1 प्लस W2 के लीनियर सम में भी लिखा जाएगा और यूनिकली एक्सप्रेस होगा, वो यूनिकली एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि W1 और W2 की इंटरसेक्शन में ओनली एंड ओनली 0 पार्ट आ रहा है यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, W1 इंटरसेक्शन W2 में ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट अगर मेरे पास आता है, 0 वेक्टर आता है, तो हम लोग उसको किस तरीके से बोलते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। बढ़े आगे, पक्का। तो ये स्टेप हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, ओके। अब इस बात को जरा ध्यान से समझो। अब मुझे इसके लिए क्या बताना है यहाँ पर कि ये जो है हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पर लेनी है। पूरा क्वेश्चन मैंने लगता है नोट डाउन नहीं करा, एक सेकंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा क्वेश्चन है क्या। W1 एंड W2, ओके, नो प्रॉब्लम। दोनों ही प्रोजेक्शन निकालनी है अलॉन्ग W1 और अलॉन्ग W2। टी वी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V, मेरे पास यहाँ पर वो क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है टर्म? अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या मेरे पास यहाँ पर ये जो V है वो मेरे पास W1 सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है, W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में लिखा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जो W1 है वो मेरे पास यहाँ पर स्पैन किससे कर रहा है, स्पैन ओनली एंड ओनली 1,0 एलिमेंट से वो स्पैन कर रहा है। W2 किससे स्पैन कर रहा है हमारे पास, W2 स्पैन कर रहा है 1,1 से स्पैन कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? बीइंग अ नॉन जीरो वेक्टर, ये मेरे पास क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। बीइंग अ नॉन जीरो वेक्टर, ये मेरे पास क्या, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 वो कितनी है, 1 है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W2 वो कितनी है, मेरे पास यहाँ पर 1 है।
डायमेंशन ऑफ W1 और W2 यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब अब मैं क्या इनको अगर मैं यूनिकली एक्सप्रेस कर पाऊंगा तो इसका मतलब वी आर डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया x कॉमा वाई टाइप का, कहाँ से सर, v से। v क्या है मेरे पास यहाँ पर आर स्क्वायर ओवर आर है। तो क्या मैं यहाँ पर x कॉमा वाई को v1 प्लस v2 के लीनियर सम में यूनिकली एक्सप्रेस कर पाऊंगा। v1 किससे स्पैन कर रहा है मेरे पास 1,0 से स्पैन कर रहा है, और v2 किससे चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और v2 किससे चल रहा है 1,1 से स्पैन हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x माइनस वाई और यहाँ पर ओनली एंड ओनली y डाल दूं तो वी आर डन। अगर मैं ओनली एंड ओनली y डाल दूं तो वी आर डन। चेक करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा x कॉमा वाई कॉमा 0, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस y कॉमा वाई, इनको ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ से x आएगा, इनको ऐड करेंगे तो y आएगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर ये जो x कॉमा वाई है ये बिलोंग का कर गया मेरे पास W1 प्लस W2 के लीनियर सम में। इसका मतलब v कैन बी एक्सप्रेस एज अ W1 प्लस W2 के लीनियर सम में, और ये मेरे पास क्या हो रहा है यहाँ पर यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है। फिर से मैं बात क्लियर कर दूं, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यूनिकली एक्सप्रेस यहाँ पर हो रहा है। अब अगर ये यूनिकली एक्सप्रेस हो रहा है और W1 और W2 की टर्म यहाँ पर अवेलेबल है, इसका मतलब W1 इंटरसेक्शन W2 में ओनली एंड ओनली 0 एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 में ओनली एंड ओनली 0 टर्म मुझे यहाँ पर मिल पा रही है। क्लियर है? इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ, हमें ये बात पता है, दैट इज डायमेंशन ऑफ W1 plus dimension of W2 which is equal to the dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 + 1 + 0 की टर्म, मतलब 2 की टर्म मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 की टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। ये जितनी जानकारी थी हमने यहाँ पर इसके बारे में ले ली, लेकिन अपन को यहाँ पर क्या लेना है, प्रोजेक्शन के ऊपर बात करनी है। चलो आओ प्रोजेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ प्रोजेक्शन को लेकर, ध्यान से समझना, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोजेक्शन को लेकर, प्रोजेक्शन ऑन W1 along W2, वो क्या होना चाहिए मेरे पास, T ऑफ x कॉमा वाई विच इज इक्वल टू द x माइनस वाई कॉमा 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो W1 है वो किससे बन रहा है, मेरे पास यहाँ पर x माइनस वाई कॉमा 0 से बन रहा है। नेक्स्ट विल बी द y कॉमा वाई। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, फिर से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सर प्रोजेक्शन ऑन W2 along W1, मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, T ऑफ x कॉमा वाई विल बी द y कॉमा वाई। अब ये बात बताओ, क्या ये मेरे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है? क्या ये हमारे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है? सर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के लिए, फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इट विल बी द इनर प्रोडक्ट ऑफ स्पैनिंग सेट, इनर प्रोडक्ट ऑफ 1,0, 1,1 का इनर प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 × 1 + 1 × 0, तो ये हो जाएगा 1 + 0 दैट इज 1, विच इज नॉट ऑर्थोगोनल। फॉर ऑर्थोगोनल अपन को क्या चाहिए यहाँ पर, W1 और W2 का इनर प्रोडक्ट जो है वो 0 चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ये टर्म अपने को क्या चाहिए यहाँ पर, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का सिनेरियो यहाँ पर हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी द प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस। अब प्रोजेक्शन मतलब क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ पर। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि T ऑफ a, B मुझे यहाँ पर लेना है, अब मुझे प्रोजेक्ट करना है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है, ये मेरे पास जो ये मेरा हाथ है ये एक पॉइंट है। यहाँ से अगर मैं टॉर्च डालूं तो टॉर्च डालने पर क्या हो रहा है, मैंने ये टॉर्च डाली, इसकी शेडो यहाँ बन रही है, ये जो शेडो बनी है मेरे पास यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट, यही मेरी से क्या प्रोजेक्शन है। तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ये देखो बनाया हुआ है, अगर मेरे पास कोई ये पॉइंट है a, B, मैंने इसके ऊपर यहाँ पर PW से रोशनी आई, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग रोशनी यहाँ पर डाल रहे हैं IIT जैम बैच के लिए, PW से रोशनी आई, क्या हुआ, प्रोजेक्शन। फिर तो मेरे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस अलोंग y एक्सिस की टर्म कितनी आ गई है, a,
जीरो आ गई है, ये मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। इस टाइप के टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस का सिनेरियो हम यहाँ पर इसको ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बोलूँ कि टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v ओवर एफ टू v ओवर एफ, ये मेरे पास क्या एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम v ओवर एफ टू v ओवर एफ, एंड w1 इज द सबस्पेस कंटेनिंग द x कॉमा वाई टाइप x कॉमा जीरो एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। w2 मेरे पास यहाँ पर क्या y कॉमा जीरो टाइप का एलिमेंट ले रहा है सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर है, एंड इट इज ऑल्सो स्पैन बाय, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है स्पैन बाय 1 कॉमा जीरो है, और ये मेरे पास स्पैन क्या कर रहा है 0 कॉमा 1 टाइप में, ये मुझे स्पैनिंग सेट यहाँ पर दे रहा है। और अपन को पता है यहाँ पर कि ये जो स्पैनिंग सेट आ रही हैं, ये जो W1 डायरेक्ट सम ऑफ W2 में अपन का पूरा V यहाँ पर बन पा रहा है। अगर ये पूरा का पूरा V बन पा रहा है तो W1 लीनियर सम ऑफ W2 किसके इक्वल है, V के इक्वल, और W1 इंटरसेक्शन W2 में क्या आ रहा है, ओनली एंड ओनली जीरो एलिमेंट हमारे को यहाँ पर मिल रहा है, ओनली एंड ओनली जीरो एलिमेंट हमारे को यहाँ पर मिल रहा है, विच इज द सिनेरियो फॉर दिस टाइप ऑफ कंडीशन। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर। अब आगे की ओर बात करते हैं। इसका मतलब ये जो अगर हम प्रोजेक्शन के ऊपर बात करें a कॉमा बी, वो अपने को क्या मिलेगा a कॉमा जीरो टाइप का एलिमेंट। सिमिलरली सर प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ से रोशनी डाली, यहाँ से रोशनी डाली, तो इसकी प्रोजेक्शन कितनी आ रही है, ये वाली टर्म आ रही है, तो 0 कॉमा बी, तो यहाँ से हो जाएगा टी ऑफ a कॉमा बी के ऊपर मैंने अगर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करी तो मुझे 0 कॉमा बी टाइप का एलिमेंट मुझे यहाँ पर देगा। इस टाइप के पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेम हम लोग इसको यहाँ पर दे रहे होते हैं। क्या नेम दे रहे होते हैं हम लोग इसको, प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़े आगे, चलो जी बढ़ते हैं आगे की ओर। इस पॉइंट को और बेसिक तरीके से यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अब प्रोजेक्शन ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स along with the y is equal to -1 upon mx, ओके नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं जो इन्होंने हमारे को डिज़ाइन बनाने को दिया है। चलो ठीक है, डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पर है मेरी ये y एक्सिस और ये है मेरी x एक्सिस, ओके जी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन यहाँ पर लेते हैं, दैट इज द येलो कलर। ये मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है, बिल्कुल PW की तरफ जाती हुई स्लोप यहाँ पर, क्लियर है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक दूसरी लाइन है जिसको मैंने से आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करा है। ये पॉइंट मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। बड़े y इज इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स। चलो जी, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, इनको नेम दे देते हैं। ये नेम क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री, तो y इज इक्वल टू -1 अपॉन एम एक्स का सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मेरे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है दैट इज a कॉमा बी, तो इसकी प्रोजेक्शन मेरे पास क्या होगी, इसकी प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ आएगी, दैट इज a डैश कॉमा बी डैश का पॉइंट अपन लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा, अपन लोगों को यहाँ पर मिल रहा होगा। अब आप लोग इसके प्रूफिंग में जरा ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। सिंस ये जो सिंस ये जो वैल्यू है ना मेरी, नहीं ये लाइन मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स है। मेरे पास अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर a कॉमा बी टाइप का, तो उसकी अगर मैं प्रोजेक्शन के ऊपर बात करूँ तो प्रोजेक्शन क्या होगी, मेरे पास यहाँ पर a डैश कॉमा बी डैश का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब ये जो मेरा a डैश, ये जो a और b, a डैश कॉमा बी डैश है, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, लाई ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स पर वो लाई कर रहे हैं। इसका मतलब सेटिस्फाइड करेंगे, मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से a डैश हो जाएगा। b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास यहाँ पर m इंटू ए डैश की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर होगी, हाँ या ना, m इंटू ए डैश की वैल्यू होगी। अब जैसे ही हम इसके ऊपर यहाँ पर बात करें, तो अगर मैं स्लोप के ऊपर बात करूं यहां पर, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका नेम दे दो आप लोग ए और इसका नेम दे दो आप लोग बी, इस पॉइंट का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी के ऊपर अगर मैं बात करूं
तो वो क्या होगी, बी डैश माइनस बी अपॉन ए डैश माइनस के ए, ये मेरे पास स्लोप होगी। और ये जो मेरी लाइन है बी, वो मेरे पास पैरेलल किसकी है, y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स लाइन के वो पैरेलल है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर और सिनेरियो क्या पॉइंट क्या बन के आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज बी डैश माइनस के बी अपॉन ए डैश माइनस के ए विच इज इक्वल टू द माइनस वन अपॉन एम, विच इज इक्वल टू द माइनस वन अपॉन एम। आप लोग इस इक्वेशन से देखो, अगर आप लोगों को ए डैश की वैल्यू मिल गई, ए डैश की वैल्यू मिल गई, तो आप लोग इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो मुझे बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे ही हम बी डैश के ऊपर बात करें यहाँ पर, मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी डैश इंटू एम माइनस बी इंटू एम विच इज इक्वल टू द ए माइनस का ए डैश। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी डैश दैट इज एम इंटू ए डैश। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एम स्क्वेयर इंटू ए माइनस बी इंटू एम विच इज इक्वल टू द ए माइनस के ए डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी, माइनस के ए डैश की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही होगी, दैट इज एम स्क्वेयर ए माइनस के बी एम। अब यहाँ से मुझे चाहिए ए डैश की वैल्यू, तो फिर से वही ये m इंटू ए यहाँ पर अवेलेबल हुआ। अच्छा, अब इसको a को इधर लेके आते हैं यार, वही कैलकुलेशन है यार, ये एम स्क्वेयर ए माइनस के ए विच इज़ इक्वल टू द बी एम माइनस के बी डैश की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ से मेरे पास मुझे ए डैश की वैल्यू क्या मिल रही होगी, कहीं ना कहीं यार झोल पड़ रहा है, एम बी बी स्क्वायर माइनस के अरे भाई यहाँ पर ए डैश आएगा ना, आप लोग भी ना क्या करते हो, गलत करवा देते हो क्वेश्चन को। चलो ये मेरे पास ए डैश है यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, m इंटू बी डैश माइनस माइनस बी इंटू एम विच इज़ इक्वल टू द ए माइनस का ए डैश। यहाँ से एम बी की वैल्यू कितनी है, m माइनस ये हो जाएगा m स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए डैश माइनस के एम बी विच इज़ इक्वल टू द ए माइनस का ए डैश। यहाँ से हो जाएगा m स्क्वेयर ए डैश प्लस का ए डैश विच इज़ इक्वल टू द ए प्लस एम बी, ये वाली टर्म। यहाँ से ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर प्लस का 1, मुझे ये वैल्यू मिल गई है। अगर ये आ चुका है तो बी डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर, बी डैश की वैल्यू एम इंटू ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम स्क्वेयर प्लस 1, ये वाली वैल्यू अपन को यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ से जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, टी ऑफ ए कॉमा बी विच इज़ ए डैश कॉमा बी डैश, तो ये हो जाएगा ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वेयर कॉमा एम इंटू ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर टी ऑफ ए इंटू बी का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, प्रोजेक्शन ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स अलॉन्ग विद द y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स का सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, पढ़ें। अब ये यहाँ पर ये बात बोल रही हैं कि अगर v जो है डायरेक्ट सम ऑफ w1 प्लस w2 के डायरेक्ट सम में वो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, बी द प्रोजेक्शन ऑन w1 along w2 then the kernel of t which is equal to w2 and range of t which is equal to w1। ओके, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन को यहाँ पर बोलूँ कि t जो है वो मेरे पास प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब t ऑफ v विच इज़ इक्वल टू द t ऑफ w1 प्लस w2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन w1 है तो w1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब अपन को यहाँ पर ये बात पता है, कर्नल ऑफ टी के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे हमारे पास वेक्टर स्पेस से जिन पे मैपिंग लगने के बाद वो अपने पास 0 एलिमेंट यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ v जो है वो मेरा डायरेक्ट सम ऑफ w प्लस w2 में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास w1 प्लस w2
का लीनियर सम v है और W1 इंटरसेक्शन W2 में आंसर कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 0 एलिमेंट यहाँ पर बन पा रहा है। ठीक है जी। अब अगर ये मेरे पास 0 एलिमेंट बन पा रहा है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर v का मतलब क्या है, मेरे पास W1 प्लस W2 टाइप के मेरे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस से एलिमेंट आएंगे सच दैट T ऑफ W1 प्लस W2 करूँ तो वो मेरे पास एलिमेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो मेरे पास एलिमेंट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2 वो सभी एलिमेंट आने चाहिए वेक्टर स्पेस से सच दैट मेरे पास जो W1 है मेरे पास यहाँ पर W1 का आंसर क्या होगा, 0 होगा। मेरे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर कर्नल ओके अब अगर वो W1 0 है तो मेरे पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, ओनली एंड ओनली W2 के इक्वल आएगा क्योंकि W1 तो मेरा 0 है। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से ये जो कर्नल ऑफ T है वो मेरे पास किसके इक्वल हो गया है, सबस्पेस W2 की इक्वल। सिमिलरली केस में मेरे पास यहाँ पर ये जो रेंज है वो मेरे पास यहाँ पर जो रेंज ऑफ T है वो मेरे पास कितनी आ गई है, W1 की इक्वल आ गई है। इसका मतलब मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बात बोल सकता हूँ कि भाई नलिटी ऑफ T किसके इक्वल है, मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 के, और मेरे पास रेंज ऑफ T किसके इक्वल है, मेरे पास यहाँ पर W2 के, और मेरे पास यहाँ पर किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ W1 के। इस बारे में मैं यहाँ पर इसको फिक्स आउट यहाँ पर कर सकता हूँ ना भाई, बोल भाई हाँ या ना, कर सकता हूँ ना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। यस सर, तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्वेश्चन है यहाँ पर V जो है वो मेरे पास M5 ओवर C मतलब सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 whose A, B belongs to the real number। कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू है वो कहाँ से आ रही होगी, रियल नंबर से आ रही होगी। W1 एक ऐसा सबस्पेस है जिसके अंदर ऑल दोज मैट्रिसेस आ रही हैं फ्रॉम 5 क्रॉस 5 से, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो A के ही इक्वल है। B be the subspace and W2 is also subspace and T is the projection on W1 along W2 on W1 along W2। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने बोला T11 ऑन टू है, नलिटी की डायमेंशन 20 और रेंज 30 है। अरे नलिटी की डायमेंशन 20 है, रेंज 30 है, अच्छा ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। अपन को यहाँ पर क्या बोल रखा है, T बी अ प्रोजेक्शन, तो T ऑफ W1 प्लस W2 करता हूँ, मेरे पास आंसर कितना आना चाहिए, W1 आना चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को ये बात बोली कि ये जो नलिटी की डायमेंशन होती है वो मेरे पास नलिटी की जो डायमेंशन होती है वो मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ W1 की इक्वल होती है, आई थिंक यही था, हाँ डायमेंशन ऑफ W2 की इक्वल होती है, ठीक है मैंने गलत लिखा, W2 की इक्वल। और जो रेंज की डायमेंशन होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डायमेंशन ऑफ W1 की इक्वल। अब कलेक्शन ऑफ ऑल दोज मैट्रिसेस whose elements are coming whose matrices are skew symmetric matrices, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी डायमेंशन के ऊपर बात करूँ तो डायमेंशन ऑफ W1 वो क्या होगी मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5 इंटू ये हो गया 603। मेरे को ये 15 आंसर यहाँ पर क्यों दे रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा होगा दैट इज रेंज का आंसर कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा होगा। लेकिन ये तो सिंपल वाली है, ये क्या है मेरे पास एलिमेंट डबल है, जब एलिमेंट डबल होते हैं तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा, 30। तो ऑप्शन नंबर डी तो मेरा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी तो मेरा करेक्ट हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस के बारे में बात करूँ तो उसका आंसर कितना होगा मेरे पास यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 तो सर 25 हो गई, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फील्ड है मेरे पास तो उसका आंसर ट्वाइस होगा,
तो सर ये 25, ये 50 इसका आंसर आएगा। उसके बाद सर हमारे को एक थ्योरम पता है, डायमेंशन ऑफ वी विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। ये कितना हमारे पास 50, ये कितना हमारे पास सर 30, ये है मेरे पास यहाँ पर नलिटी ऑफ टी। तो मेरे पास यहाँ पर नलिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 50 माइनस 30 दैट इज 20। मेरे पास इसका आंसर भी कितना आ गया, 20। क्लियर है टर्म यहाँ तक। अगर नलिटी 0 होती तो मेरे पास वो टी क्या होता, 1 1 होता, जैसा मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। टी 1 1 नहीं, ऑन टू नहीं, टी 1 1 और ऑन टू दोनों नहीं। क्लियर है टर्म। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। बहुत ही प्यारा पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इज द, दिख रहा है, ओफो भाई बहुत लाइट हो गया, चलो खैर कोई बात नहीं। उन्होंने बोल रखा है v इज द, मैं लिख लेता हूँ, v इज द डायरेक्ट सम ऑफ w1 एंड w2, v इज द लीनियर, t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्रोजेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन w1 along w2, then t square is equal to t, t square is equal to t, hence it is the idempotent operator। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, idempotent operator के ऊपर बात यहाँ पर हो रही है। ओके अब बात करते हैं टी स्क्वायर ऑफ, प्रूफ करते हैं ना, टी ऑफ वी। इसका मतलब है टी ऑफ वी, हाँ या ना, बोल भाई। इसका मतलब है मेरे पास यहाँ पर W1 प्लस W2, टी ऑफ वी, टी ऑफ W1 प्लस W2। टी क्या है मेरे पास यहाँ पर, प्रोजेक्शन है। टी क्या है मेरे पास यहाँ पर, प्रोजेक्शन के ऊपर बात हो रही है, तो इसका मतलब टी ऑफ W1 की कंडीशन मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। टी ऑफ W1 की कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी की टर्म मुझे यहाँ पर मिल चुकी, हाँ या ना, बोलो भाई पक्का। किसी का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर कर देना, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। तो मेरे पास ये जो W1 की तो कंसेप्ट यहाँ पर आ चुका है, W1। अब W1 मुझे टी ऑफ लाइक दिस, वी स्क्वायर करा मैंने, वी स्क्वायर टी ऑफ टी बना, टी ऑफ टी की वैल्यू W1 प्लस W2 आई, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। W1 की कंडीशन हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब टी ऑफ W1 क्या है, टी मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो टी ऑफ W1 तो घूम फिर के मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, W1 आएगा, दूसरा तो जीरो है, दूसरा तो जीरो है ना, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब W1 मुझे कैसे मिलता है, टी ऑफ W1 प्लस W2 करके ही मिलता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये किसकी इक्वल हो गया, टी ऑफ वी की इक्वल हो गया, जैसा मैंने बोला। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, टी ऑफ टी की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर मेरे पास टी जो है आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर है, तो आई माइनस टी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, आई माइनस टी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ले लिया, यहाँ पर आई माइनस टी हो जाएगा यार, ये भी डबल करोगे तो आप लोगों का ये सॉल्व हो जाएगा। आई माइनस टी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट ऑपरेटर, सेम इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। आई माइनस टी दो टाइम्स आप लोगों के साथ ये अप्लाई होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक, बढ़ूँ आगे पक्का। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर अब हम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज द रिफ्लेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों के लिए, दैट इज द रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब रिफ्लेक्शन क्या है, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि W मेरे पास यहाँ पर क्या, V मेरे पास यहाँ पर क्या एक वेक्टर स्पेस है, सच दैट V इज रिप्रेजेंटेड एज द डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। अगर डायरेक्ट सम में है तो W1 प्लस W2 के लीनियर सम V के इक्वल है, और W1 इंटरसेक्शन W2 में आंसर कितना आना चाहिए, 0 आंसर यहाँ पर आना चाहिए। क्लियर है। तो V अगर W1 और W2 के लीनियर सम में लिखा जा रहा है तो T ऑफ V की वैल्यू क्या हो जाएगी, T ऑफ V, अगर मैं ऐसा बोलूँ T ऑफ V which is equal to the T of W1 plus W2 which is equal to the W1 minus W2। ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें अलॉन्ग नहीं, रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक। अब बेसिकली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, लाइक दिस, मेरे पास ये पॉइंट है तो रिफ्लेक्शन ये आ रही होगी, अरे इमेज यार, मिरर इमेज। अब देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ बोर्ड से बहुत दूर, लेकिन मेरी रिफ्लेक्शन कहाँ आ रही है, बोर्ड के उस तरफ दिख रही है, आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत ही दिख सकती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास है। तो अगर मैं इसका आप लोगों को सिनेरियो बनाकर दिखाऊं,
तो ये अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है तो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस है, तो इसकी रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं मेरे पास आ रही होगी माइनस ए कॉमा बी टाइप में। तो सेम वही कंडीशन है आप लोगों के पास, टी ऑफ ए कॉमा बी विच इज इक्वल टू द माइनस ए कॉमा बी का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज नोन एज द रिफ्लेक्शन पॉइंट, विच इज नोन एज द रिफ्लेक्शन सिनेरियो, यहाँ पर ये अवेलेबल है। बढ़ूँ आगे, पक्का। तो ये मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्शंस के पॉइंट आ चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वाई एक्सिस के लेकर, तो मेरे पास ये पॉइंट है, ये इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ए कॉमा बी, और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पोच, यहाँ पर ये क्या है, ये मेरे पास यहाँ पर ए कॉमा माइनस बी है, क्योंकि वाई एक्सिस मेरे पास चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए कॉमा माइनस बी। यहाँ पर अब मेरे पास क्या हो रहा है, बी तो सेम ही रहने वाला है, ए की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है, तो यहाँ है ये टी ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस का ए कॉमा बी मेरे पास यहाँ पर क्या है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन का नेम दे रहे हैं। और टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे पास वी टू वी काम कर रही है, टी मेरे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे पास वी टू वी काम। समझ आ गई बात आप लोगों को, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इज इक्वल टू एम एक्स अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वो। सर आप तो शेर हो गए हो इसमें, है ना? अरे शेर क्या, आप लोगों को सिखाने के लिए बस हम लोग तो हमेशा आगे रहते हैं। चल भाई आजा, अब इसको यहाँ पर भी कंप्लीट आउट कर लेते हैं, है ना? फिर तू रोएगा बैठ के कि सर ने कंप्लीट नहीं कराया। चल ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर क्रॉस बन गया। इसकी इक्वेशन क्या है मेरे पास यहाँ पर, y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम एक्स की इक्वेशन है। ये पॉइंट क्या है मेरे पास, ए कॉमा बी टाइप का पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, ए डैश कॉमा बी डैश हो जाएगा। ये पॉइंट अपन को यहाँ पर निकालना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। चलो देखो, बहुत ही आसान है। अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करूँ तो टी ऑफ ए कॉमा बी का आंसर कितना आना चाहिए, ए डैश कॉमा बी डैश आना चाहिए। नाउ टारगेट क्या है हमारा, अब ए डैश कॉमा बी डैश को फाइंड आउट करने। आ जाओ जरा। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बात बोलूँ यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला को लेकर, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकाल पाऊँगा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, ए प्लस ए डैश डिवाइडेड बाई टू, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, बी प्लस बी डैश डिवाइडेड बाई टू। तो मेरे पास यहाँ से ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये लाई कहाँ कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये जो अल्फ़ा और बीटा हैं ये मेरे पास लाई कहाँ कर रहे हैं, लाई ऑन y इज इक्वल टू एम एक्स पॉइंट पर। तो इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो मेरे पास m टाइम्स बीटा की कलेक्शन यहाँ पर हमें दे रहा है, m टाइम्स बीटा की कलेक्शन यहाँ पर दे रहा है। इसका मतलब a प्लस ए डैश डिवाइडेड बाई टू विच इज़ m टाइम्स b प्लस बी डैश डिवाइडेड बाई टू। नाउ अगर मैं यहाँ पर स्लोप के ऊपर बात करूँ तो स्लोप इस लाइन की मेरे पास यहाँ पर क्या है सर, b माइनस बी डैश डिवाइडेड बाई ए माइनस ए डैश विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस लाइन, जैसा मैंने अभी आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन को आगे की ओर बढ़ाया। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे। ओके, यहाँ से मुझे पता है इस कंडीशन से मेरे पास यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, ए डैश की वैल्यू ए प्लस एम बी अपॉन ए प्लस एम बी अपॉन 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 1 प्लस एम स्क्वेयर, यही वाली वैल्यू आ रही थी 1 प्लस एम स्क्वेयर। मुझे ये तो मिल गया, मुझे ये तो यहाँ से मिल गया। अब मुझे बी डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पर बी डैश की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करना। अल्फ़ा और बीटा आ चुके हैं, ए प्लस एम बी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वेयर, ये पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है? अब ये ए डैश आ चुका है, मुझे अब ये वैल्यू क्या लेनी है, इसकी प्रोजेक्शन के ऊपर बात करनी है। प्रोजेक्शन क्या है यहाँ पर, अरे हाँ यार, प्रोजेक्शन तो मेरी क्या होनी चाहिए, सॉरी, रिफ्लेक्शन तो मेरा होना चाहिए ए डैश कॉमा बी डैश का पॉइंट।
ऐसे करो, को हटाओ यहाँ से, को भी हटाओ 1 मिनट के लिए। इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ये है मेरे पास, इसको अल्फा बीटा लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ मैं ए डैश कॉमा बी डैश। सारा ही चेंज करने वाला हो गया, सारा ही चेंज करने वाला हो गया। इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, अल्फा कॉमा बीटा के नंबर। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू द ए डैश, बीटा प्लस बी, बीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, बीटा प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू द बी डैश, विच इज इक्वल टू द बी डैश। तो मेरे पास ये पॉइंट यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को ये पॉइंट बताया कि ए और बी की जो प्रोजेक्शन है y इज इक्वल टू एम एक्स पर ए डैश कॉमा बी डैश के पॉइंट पे आती है। तो अपन को पिछले ही पॉइंट से क्या पता चलता है, ए डैश की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। बी डैश की वैल्यू कितनी थी, m इंटू ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ए डैश की वैल्यू किसकी इक्वल कर दो, अल्फा प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू द ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर विच इज इक्वल टू द बीटा प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू द ए प्लस एम बी इंटू एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द वैल्यू टू फाइंड आउट द अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस ए, या मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस एम बी इंटू 2, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 2 ए प्लस एम बी, ये आ चुका है 2 उधर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस के ए। सिमिलरली बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, दैट इज 2m ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस के बी। मुझे ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। बस आप लोग अब इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आप लोग बस इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, नेक्स्ट पेज। ओके, तो अब रिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अब एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर अगर ये a कॉमा बी है, तो यहाँ पर ये मिरर है, तो मिरर के इधर ही इसकी ये a डैश कॉमा बी डैश की वैल्यू होगी। मिरर क्या है, अल्फा एंगल पर, a और b कितना है, थीटा एंगल पर। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा माइनस थीटा। जस्ट बिकॉज ऑफ ये क्या है, इसका बाइसेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे अल्फा माइनस थीटा। अब हमें पता है कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मेरे पास कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा और b इज इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। ये तो a और b की वैल्यू हो गई है। अब अगर मैं यहाँ से a डैश पे जाऊँ तो वो कितना हो जाएगा, r दैट इज 2 अल्फा माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 अल्फा माइनस के थीटा। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से b डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r साइन 2 अल्फा माइनस के थीटा। ये पॉइंट यहाँ पर आ चुका है। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। वहां पर आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए है, आर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, बी है। मुझे ए डैश की वैल्यू मिल जाएगी, स्वाहा। सिमिलरली मुझे यहाँ से बी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। जब मुझे पता लग गया कि ए और बी डैश मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, तो इसका मतलब मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे लिख सकता हूँ, टी ऑफ ए कॉमा बी, प्रोजेक्शन है तो ए डैश कॉमा बी डैश आएगा। तो मेरे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा, सॉरी कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस बी साइन ऑफ 2 अल्फा की टर्म आएगी, कॉमा मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा ए
साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस के बी कॉस ऑफ 2 अल्फा का पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। कॉस ऑफ 2 अल्फा का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट पेज पर है कि हमारे पास यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास वो क्या होती है, 1 1 और 1 2 होती है। रिफ्लेक्शन जो होती है वो 1 1 और 1 2 होती है। मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में बताया आपको कि W1 प्लस W2 की टर्म अगर मैं यहाँ पर करूँ तो वो मेरे पास W1 माइनस W2 की पॉइंट पे यहाँ पर अवेलेबल होता है। नो प्रॉब्लम। अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि कर्नल ऑफ टी अगर इसकी नलिटी के अंदर जीरो वेक्टर आ गया तो वी आर डन विद दिस कंसेप्ट, नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से वो सभी वेक्टर आएंगे मेरे पास V ओवर F से जिन पे मैपिंग लगने के बाद वो मेरे पास कहाँ आ रहे हैं, जीरो एलिमेंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब W1 प्लस W2 टाइप का विच इज बिलोंग्स टू द V ओवर F सच दैट T ऑफ W1 प्लस W2 यहाँ पर करूँ तो मुझे क्या मिले, W1 माइनस W2 विच इज इक्वल टू द जीरो। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पर लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V ओवर F such that W1 minus W2 which is equal to 0 such that W1 is equal to W2 का पॉइंट आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट सम में गिवन है तो इसका मतलब W1 जो मेरे पास यहाँ पर V है वो मेरे पास W1 प्लस W2 के लीनियर सम में और W1 इंटरसेक्शन W2 में मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। जब दोनों ही मेरे पास यहाँ पर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब कर्नल ऑफ टी की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली एंड ओनली जीरो वेक्टर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। ओनली एंड ओनली जीरो वेक्टर हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, बड़े आगे पक्का। अब अगर कर्नल की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर जीरो है इसका मतलब मेरे पास नलिटी जीरो है। इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, 1 1 है। जब मेरे पास नलिटी जीरो हो जाती है तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर डायमेंशन ऑफ V जो है वो मेरे पास रैंक ऑफ टी के इक्वल है। जब ये रैंक ऑफ टी की इक्वल हो जाता है तो ये क्या हो जाती है मेरे पास यहाँ पर ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ये क्या हो जाती है मेरे पास यहाँ पर ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। सिमिलरली टी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये यहाँ पर हमेशा बनता अगर ये मेरे पास रिफ्लेक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग एक बार खुद कंप्लीट करिएगा। ठीक है, नाउ इज द रोटेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रोटेशन में क्या वैल्यू होती है, ध्यान से समझो। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मेरे पास ये a कॉमा बी है, मैंने इसको रोटेट करके कहाँ पहुंचा दिया, a डैश कॉमा बी डैश के टर्म पे यहाँ पर पहुंचा दिया है, तो t मेरे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी a कॉमा बी टाइप में वो क्या हो जाएगी, मेरे पास a डैश कॉमा बी डैश की वैल्यू होगी। मुझे पता है a की वैल्यू क्या मिलेगी, r cos थीटा, ए और उसकी वैल्यू r sin थीटा, दूसरे की वैल्यू r साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा प्लस थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन अप करूँगा तो मुझे a डैश और b डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से t ऑफ a कॉमा बी की जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, a डैश कॉमा बी डैश की वैल्यू आ रही थी। आप लोग a की वैल्यू को यहाँ पर डालोगे तो a की वैल्यू हो जाएगी a कॉस थीटा माइनस के b साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a साइन थीटा प्लस का b कॉस थीटा। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन वाला पॉइंट है ये। रोटेशन इज ऑलवेज 1 1 एंड 1 2, आप लोगों को पता ही है। और कुछ ये इसकी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं कि टी ऑफ अल्फा प्लस थीटा करूँगा तो सॉरी फाई प्लस थीटा करूँगा तो थीटा प्लस फाई होगा। अगर मैं टी ऑफ थीटा की पावर एन करता हूँ तो एन थीटा हो जाता है। और अगर मैं थीटा की पावर आइडेंटिटी हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 एन पाई 1 हो जाता है। तो 2 एन पाई के मल्टीपल में होता है क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म ही आनी है। तो मेरे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 एन पाई डिवाइडेड बाई 2। 2 एम पाई डिवाइडेड बाई एन इज द वैल्यू ऑफ द थीटा फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड हेंस थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।